हेलो एवरीवन, ये हमारा एसएसटी चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेस आज हम देखेंगे रिसोर्सेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिसोर्सेस क्या होते हैं और इनकी यूज़ कैसे होती है, और फिर रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। तो रिसोर्सेज थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है: नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, सॉरी, मेनली क्या किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और ह्यूमन भी एक तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था, और जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज में क्या देखा था, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया था। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, जिसका उपयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है और जिसका उपयोग हम प्रेजेंट में या वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. So what is potential resources? Are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at प्रेजेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, पोटेंशियल रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम वर्तमान में नहीं करते हैं और इसका क्वांटिटी हमको नहीं पता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट may not be advanced enough to easily utilize these resources. तो ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं फ्यूचर में जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और वर्तमान में हम इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि हमारे पास में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कुछ साधन होते हैं जो इन संसाधन को उपयोग करने में आसान बनाते हैं इन संसाधनों को यूज़ करने में। ठीक है, तो ऐसे संसाधन के यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसे तकनीकी अभी नहीं आई हुई है जिसके वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन example of potential resources that could be used in the future. High speed winds were a potential resources 200 years ago. Today they are an actual resources, and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagarkoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. तो यहाँ बोला जा रहा है यूरेनियम जो लद्दाख में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है जिसका उपयोग हम फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड वाइंड्स वर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो। तो हाई स्पीड वाइंड्स है या जिनको क्या कहते हैं, तेज़ गति से चलने वाली हवा, इसका भी उपयोग हमको नहीं पता था 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले हमको इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वर्तमान में हम इन्हीं स्पीड वाइंड की वजह से क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। क्या, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, हवा के द्वारा हम क्या करते हैं, पंचक्की के यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में हवा को। ठीक है, तो इस तरह का उपयोग हमको बाद में किया जा सकता है।
200 साल पहले ये हमारे लिए क्या था, संभावित संसाधन, जिनकी मात्रा भी हमें पता नहीं थी और जिनका उपयोग भी हमको पता नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ में क्या हुआ, इसका उपयोग करना लोग शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, ये जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे नीदरलैंड हो गया और नागरकोइल तमिलनाडु, साथ ही साथ गुजरात के भी ऐसे जगह हैं, कई जगह हैं जहाँ पर ये पवन चक्की का उपयोग करके और पवन ऊर्जा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से पवन चक्की होता है जिसमें इधर से आने वाली हवा को उसका रुख मोड़ा जाता है और ये जो पंखे लगे हुए हैं ये स्पिन करते हैं, घूमते हैं, जिससे एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, based on their origin, resources can be abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic resources, but plants and animals are biotic resources. तो इनके उत्पत्ति, रिसोर्सेज के उत्पत्ति के आधार पर इनको एबायोटिक और बायोटिक इसमें डिवाइड किया गया है। एबायोटिक रिसोर्सेज में जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाई जाती है, और बायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। सोइल, रॉक्स, सोइल मीन्स आपको पता होगा मिट्टी, रॉक्स मतलब पत्थर और मिनरल्स मतलब खनिज तत्व। इन सभी चीज़ें जो है वो एबायोटिक के अंतर्गत आते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ये जो है वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, देन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में। तो पहला क्या है, रिन्यूएबल, एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वह होते हैं जिनकी नवीनीकरण होती है, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और ये असीमित मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध होता है, उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मात्रा जो है वो कम मात्रा में होती है, सीमित मात्रा में होती है और कुछ समय बाद में ये इनकी ख़त्म होने की संभावना होती है, और इनके बनने के लिए, इनको अगर दोबारा प्राप्त किया जाए तो इसके लिए हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. तो यहाँ बोल रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं तो कुछ समय बाद में मतलब इसको फिर रिन्यू करके या इसका नवीनीकरण किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनका उपयोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और अनलिमिटेड मात्रा में, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड, ये हमारे लिए उपलब्ध होता है। और इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कोई भी ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा जो हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, वाइंड एनर्जी मतलब हवा से ही पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन केयरलेस की तरह या लापरवाही से यूज़ करने से बहुत सारे ऐसे जैसे लाइक वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट जो होते हैं, ये भी एक संसाधन है जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से यूज़ करने से इनके स्टॉक जो है ख़त्म हो जाते हैं, इनकी मात्रा ख़त्म हो जाती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
limited resources, but shortage and drying up to natural water sources is a major problem of many parts of the world today. वाटर का क्या है, लापरवाही से उपयोग करने की वजह से कई जगहों पे इनकी शॉर्टेज होने जा रही है, क्योंकि ये जो है वो सूखते जा रहा है और फिर बहुत सारे जगहों में पानी की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड in may takes thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gases are some examples. तो जैसे कि हम रिन्यूएबल देखा, ठीक है, रिन्यूएबल जिसकी नवीनीकरण हो सकती है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अनंत काल तक यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। और मानव जो भी गतिविधियाँ होती है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। इनकी स्टॉक जो है वो सीमित मात्रा में होती है, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। इनकी लापरवाही से यूज़ करने पर या ज़रूरत से ज़्यादा इसकी यूज़ करने पर ये कुछ समय के बाद में ख़त्म हो सकता है। ठीक है, जैसे और इसको बनाने में बहुत सारे था, जैसे कि मैंने बताया था हज़ारों साल, तो टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड द रिप्लेनाइज्ड। इसको बनाने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जस्ट उल्टा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, और बनाना भी चाहे तो कई हजार साल, करोड़ों साल इनमें वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद ही इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए, अनावश्यक इसकी खर्च नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर distribution resources can be ubiquitous or localized resources that are found everywhere, like the air we breathe are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized, like copper and iron ore. तो यहाँ बोला गया है इनके जो जो संसाधन हैं उनके वितरण के आधार पर इनका स्थानीयकृत होता है, या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो भी स्थानीयकृत कह सकते हैं उसको, तो ये होता है। और हम जो हवा सांस में लेते हैं, जैसे हर जगह पाए जाने वाले संसाधन सर्वव्यापी होते हैं। बहुत ही मतलब हर जगह पाए जाने वाले संसाधन, जैसे हवा सांस लेते हैं तो हवा लेते का सांस लेते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में सभी जगह ही उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे तांबा और लोहा, लेकिन जो केवल but those which are found only in certain places are localized, like copper and iron. लेकिन जो केवल कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं वो स्थानीयकृत होते हैं। ठीक है, यहाँ बोला है कि स्थानीयकृत और सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी वो होता है जो सभी जगह पर पाया जाता है, और स्थानीयकृत कुछ स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन, जिसको हम स्थानीयकृत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तांबा और लौह अयस्क इत्यादि। sorry The distribution of natural resources depended upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth.
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इनके इलाके, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों की संख्या पर निर्भर करता है। संसाधनों का वितरण असमान होता है क्योंकि ये बहुत ऐसे अधिक अंडाकार के होते हैं और इनमें फैक्टर्स ऐसे कारक पाए जाते हैं जो संसाधन को अनइक्वल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट डे हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन किस तरह से संसाधन के रूप में उपयोगी होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम अगले वीडियो में देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।